हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विशेषकर बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। कौन सा होगा? समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र में भी सामाजिक विकास एवं परिवर्तन वाला सब्जेक्ट हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटियों में इस वाले पार्ट को बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जा रहा है और किसी में थर्ड ईयर में भी इसको देखा गया है। तो निश्चिंत होकर के, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के भी हैं ना, तो भी आप निश्चित होकर के इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने इस सब्जेक्ट को यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक दोस्तों इसमें आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा इस सीरीज का सबसे पहला टॉपिक सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। और इस अवधारणा के अंतर्गत हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का अर्थ क्या होता है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर बात करेंगे, इसके बाद इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे और अंत में कारकों पर बात करते हुए इस सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव भी हम देखेंगे, किस किस क्षेत्र पर, किस किस फैक्टर पर इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, प्रारंभ करें सेशन को, उससे पहले ही मैं आप लोगों को पूरे विस्तार से इस सेशन के बारे में बताना चाहता हूं। ये सेशन जो है मेजर, माइनर और इलेक्टिव तीनों को मर्ज किए हुए हैं। अगर आपका ये मेजर सब्जेक्ट है तो भी आप इससे कवर कर सकते हैं, माइनर है तो भी और इलेक्टिव है तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी बात, ये सेशन डेली आपको इवनिंग में 6 बजे ही मिलेगा और ये न्यू बैच 2023 से 27 वाली जो हमने प्रारंभ का जो अनाउंसमेंट किया था उसके तहत ही इस सेशन को लाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट के एग्जाम अभी 31 तारीख को भी हैं। तो जिन दोस्तों के एग्जाम 31 तारीख को है वो इन सेशनों को टॉपिक वाइज टॉपिक फॉलो करें। और इस पर मैं आप लोगों को जो है एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें मैंने बात की थी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आप इस सब्जेक्ट के वो 25 प्रश्न लगा लेते हैं मॉडल पेपर वाले, तो संभवतः आपके जो अगर एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, सिर्फ उन 25 प्रश्नों पर भी अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा, निश्चिंत रूप से हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज का सेशन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट से और फर्स्ट टॉपिक ही हमारा होगा। इसका जो पहले वाला पार्ट है जिसमें जो सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणा वाला जो सीरीज है समाज शास्त्र की, उसमें हम 5 सेशन लेकर आ चुके हैं। हर यूनिट पर एक एक सेशन हमने किया था जहां पर एमसीक्यू अर्थात की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी। सभी महत्वपूर्ण जितने भी एक यूनिट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हर एक का अलग अलग सेशन मैंने वहां पर लिया था। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो अभी भी आपको मिल जाएगा अगर अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो। और जिनका एग्जाम हो चुका है वो बच्चों की कमेंट भी आ चुकी है मेरे पास कि सर काफी हेल्पफुल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो आज के सेशन में दोस्तों हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं। ये मिसप्रिंट है, इस पर फोकस ना करें, मैं इसको एडिट करवा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ये दूसरा हिंदी साहित्य का कुछ यहाँ पर डेटा आ चुका है। ठीक है ना। तो आज के सारांश में क्या क्या बात करनी है मैं आपको बता ही चुका हूं। अर्थ की बात करेंगे, परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के बाद उसकी विशेषताओं को देखेंगे, इसके विभिन्न कारकों को देखेंगे, क्या क्या कारण है सामाजिक परिवर्तन के, और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है ना। इस सब पर पूरे 1 बाय 1 करके चर्चा होगी। दोस्तों, इसमें हम सेशन में कुछ नया चेंजेस किया है मैंने। अब मैं आप लोगों को प्रश्न भी प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सेशन में ही, है ना। क्योंकि अलग अलग स्लाइडें होती है तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, मुझे बाद में कमेंट करके बताते हैं। तो आप लोगों के जो समस्या है ना उसका समाधान यहां से मिल जाएगा, है ना। ये 3 प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को समझाइए, सामान्य सा प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सेम प्रश्न है। इसके सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसका आंसर मैं अभी बताने वाला हूं। अभी जब तक अगला प्रश्न नहीं आ जाता स्लाइड में ही, तब तक जो मैं स्लाइड लेकर आ रहा हूं ना, उन सबका आंसर, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इस स्लाइड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले व्याख्या से, सामाजिक परिवर्तन। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन से पहले अगर हम बात करें परिवर्तन की, तो क्या होता है परिवर्तन, चेंजेस क्या होते हैं ये बताइए। क्या ये प्रकृति चेंजेस के बिना रह सकती है, या ऐसा समझिए कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से भी अगर देखा जाए, या समाज का या विश्व के किसी भी पहलू को आप उठा लीजिए, किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, परिवर्तनों से अछूता कोई सा भी क्षेत्र नहीं रह सकता। अर्थात कि इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन अवश्यम भावी है, परिवर्तन अवश्य होते हैं। तो जब प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं तो फिर समाज इस परिवर्तन से कैसे बच सकता है, नहीं बचेगा। तो जो परिवर्तन समाज में होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है ना। तो समाज में जो परिवर्तन होते हैं समय के साथ, उसी परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक जो परिवर्तन है, परिवर्तन की जो ये पूरी प्रोसेस है, जो
पूरी प्रक्रिया है ये कोई सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है, ये काफी व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि संपूर्ण समाज के परिवर्तन की ये बात करती है। अब समाज का अर्थ ये तो है नहीं है कि हम इंडिया भारत के अंदर भी एक विशेष समाज की बात कर रहे हो, नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज की हम बात कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में जितनी भी मानव समाज है, प्रत्येक समाज का स्तर अलग अलग होता है, तो उन स्तर के आधार पर और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी अलग अलग स्तर पर होगा, है ना, अलग अलग स्तर पर होगा। तो यहां पर व्याख्या में आपको यही बताना है सिंपल सामान्य शब्दों में कि परिवर्तन चूंकि एक व्यापक प्रक्रिया होती है और उसी का एक भाग होता है सामाजिक परिवर्तन, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन चूंकि समाज में होने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है, समाज के किसी भी क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन या उसी परिवर्तन की प्रक्रिया का परिणाम हम कह सकते हैं, या कहें कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम कह सकते हैं, जो किसी एक कारक से या एक कारण से नहीं, बल्कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई विभिन्न कारण हो सकते हैं। इस पूरे फैक्टर को या कहें कि इस पूरे सामाजिक परिवर्तन को बेहतर तरीके से और पूरे विस्तार से हमको समझना है, तो पहले हमें इसके अर्थ की ओर चलना होगा, पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। तो आइए पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ के समझने के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का पूरा कंसेप्ट हमें पूरी तरह से क्लियर, अर्थात कि हमारे पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में समझ आ जाएगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, यहां पर एकदम सामान्य से शब्दों में रहेगा, आसान भाषा में रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें हम जो है शब्दों में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने बहुत आसान भाषा में आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर के आया हूं इसको। और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कंटेंट इस प्रकार से है कि आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है, इनफ है, इससे ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है ना। और आसान, इतनी आसान भाषा में कि एक बार पढ़ने में ही आपको पूरा समझ आएगा, लेकिन उसके लिए भी आवश्यक है कि आपकी पूरी भूमिका इस टॉपिक पर पूरी पहले से बनी होनी चाहिए, जो कि मैं आपके इस लेक्चर के साथ में बना दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। कुछ विद्वानों ने सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वानों ने समाज की संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उसको सामाजिक परिवर्तन कहा, तो वहीं कुछ विद्वानों ने समाज के संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्वानों में यहां पर मत एक नहीं है, एक मत नहीं है, अलग अलग मत है। जैसे मैकाइवर और पेज सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या शुद्ध समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ये करते हैं। शुद्ध समाजशास्त्री दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन किसको कहते हैं? ये जिसमें शुद्ध सिर्फ समाज के बारे में ही बात की गई हो, समाज के दृष्टिकोण से ही बात की गई हो, उसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जा सकती है। क्या कहा है कि सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होते हैं उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो इन्होंने कौन से दूसरी कैटेगरी वाले विद्वानों को सपोर्ट किया है, जिन्होंने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। क्लियर हो पा रहा है ना? क्यों कहा है? क्योंकि इनका कहना है, मैकाइवर और पेज का कहना है कि जो समाज का ताना बाना होता है ना, ये सामाजिक संबंधों से ही बना होता है। समाज का ताना बाना अर्थात कि संपूर्ण समाज जिस प्रकार से संगठित रहता है, तो संगठित रहने के पीछे क्या कारण होते हैं? समाज के संबंध होते हैं। समाज के जो संबंध होते हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उस जिसके कारण से पूरा समाज संगठित रहता है ना। तो इसी आधार पर इनका कहना है कि जो परिवर्तन समाज के संबंधों में होता है, उस परिवर्तन के आधार पर ही समाज में परिवर्तन होते हैं, या फिर ऐसा शॉर्ट में कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से जॉनसन ने इसको और अच्छे से परिभाषित करने के लिए, और अच्छे से समझाने के लिए, इन्होंने और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहा है कि सामाजिक मूल्यों, ध्यान दीजिएगा, समाज के मूल्य, समाज की संस्थाएं, व्यक्तियों या उन व्यक्तियों की प्रवृत्ति या योग्यताओं में जो परिवर्तन होता है, उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है।
क्या कहा है जॉनसन ने कहा है कि समाज के जो मूल्य होते हैं, समाज की जो संस्थाएं होती हैं, समाज के जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों की भी अभिवृत्तियों या उसकी योग्यताओं में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को भी हम यहां सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। और इसको लेकर के उन्होंने एक लाइन में परिभाषा दी है। जॉनसन ने कहा है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। क्या कहा? अपने मूल अर्थ में। और मूल अर्थ समाज का क्या होगा दोस्तों? समाज का मूल अर्थ उसके मूल्य होंगे, संस्थाओं के मूल्य होंगे। संस्था मतलब कि परिवार को यहां संस्था कहा गया है। परिवार के मूल्य होंगे, व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं। तो इसमें जो परिवर्तन होता है ना, वही सामाजिक परिवर्तन का कारण होते हैं। यहां तक का क्लियर हुआ ना? तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ अगर अब हम एक शब्द में, अगर माफ कीजिएगा, अगर शॉर्ट में समझे, सामान्य शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो सिंपल शब्दों में से समझ सकते हैं इसको कि सामाजिक परिवर्तन और कुछ नहीं बल्कि समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से लगाया जाता है। यहां पर कुछ विद्वान समाज की संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानते हैं, तो वहीं कुछ विद्वान सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। लेकिन मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों पर जो है दृढ़ता दिखाते हुए, है ना, या फिर सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है ना। और इसके पीछे कहने का इनका उद्देश्य था कि इनका कहना है कि समाज जो है, समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर के बना होता है। इसी कारण से यह समाज का ताना बाना सामाजिक संबंधों से निश्चित होता है। इसी कारण से वो समाज के संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हो यहां तक का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ परिभाषाओं को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। परिभाषाओं के अंतर्गत दो मात्र परिभाषा आपको देखनी है। एक है मैकाइवर साहब की, और एक परिभाषा है गिन्सबर्ग की, है ना। तो मैकाइवर का कहना है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। क्या कहा है? कि चूंकि हम समाजशास्त्री हैं इसलिए हमारी जो रुचि है वो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहा इन्होंने मैकाइवर ने? तो मैकाइवर ने भी सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होते हैं उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा है यहां पर। क्लियर यहां तक का ना? नेक्स्ट है गिन्सबर्ग ने क्या कहा जरा देखिए। सामाजिक परिवर्तन से मेरा आशय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के रूप में समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट, संतुलन तथा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन। क्लियर है? तो इसका अर्थ भी सामान्य था, इसकी परिभाषाएं भी सामान्य है, जिनको आप आसानी से पढ़ करके और अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और ना पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? यहां तक का समझ आ रहा है ना? चलिए हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ये क्लास जो है आज प्रारंभ की है, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन कल से कंटिन्यू 6 बजे ही क्लासेस मिलेगी आप लोगों को ना। ये वाला सेशन आपको पर डे इवनिंग में 6 बजे ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आगे हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? यहां पर हम 5 बिंदुओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? एक तो इसकी की सामाजिक प्रकृति है, व्यक्तिगत प्रकृति ना होकर के सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी है? सामाजिक है ना, व्यक्तिगत नहीं है। आगे इसका अर्थ बताने वाला हूं। सार्वभौमिक घटना है, प्रत्येक क्षेत्र में घटित होती है। अवश्यंभावी है अर्थात स्वाभाविक है, इसका घटित होना स्वाभाविक है, कोई रोक नहीं सकता। असमान और तुलनात्मक गति है। असमान और तुलनात्मक गति मतलब अलग अलग समाजों में अलग अलग स्तर पर होती है। इसी के साथ में ये एक जटिल तथ्य है, ये आसान नहीं बल्कि जटिल तथ्य है। आइए इनको भी एक एक करके थोड़ा आसानी से इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला है सामाजिक प्रकृति। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, सामाजिक प्रकृति का मतलब यह हुआ कि यहां पर विद्वानों ने यह कहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन की जो घटना है, यह घटना किसी एक व्यक्ति विशेष के समूह से या उसकी संस्था से अर्थात कि उस परिवार से या एक जाति विशेष से या एक प्रजाति विशेष में घटित नहीं होती है। मतलब सामाजिक परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष के समूह में, संस्था से या जाति, एक विशेष जाति में घटित नहीं होती है या परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध तो संपूर्ण समुदाय से होता है, संपूर्ण समाज से होता है।
है ना। इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है ना, ये व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि कैसी होती है, सामुदायिक होती है, अर्थात सामाजिक होती है। सामाजिक का जहां नाम आता है संपूर्ण समुदाय से लिया जाता है या संपूर्ण समाज कहा जाता है। क्लियर। दूसरा बिंदु है इसका सार्वभौमिक घटना। सार्वभौमिक घटना का मतलब ये सिंपल सा समझिए कि इसका क्षेत्र सर्वव्यापक है। कैसा है, सर्वव्यापक है। अर्थात ये कि सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में घटित नहीं होता बल्कि संपूर्ण क्षेत्रों में घटित होता है। अर्थात चाहे वो प्राचीन समय की बात करें या विश्व की वर्तमान की बात करें, विश्व का ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जहां पर परिवर्तन ना हुआ। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन जो है यह सार्वभौमिक घटना है, प्रत्येक क्षेत्र में घटित होती है, प्रत्येक क्षेत्र में घटित होती है। क्लियर है। अगला बिंदु है आपका अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक। जी हां, परिवर्तन को ना आप रोक सकते हो ना ही आप सपोर्ट कर सकते हो। हां, कुछ बिंदुओं को लेकर के परिवर्तन किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हम नहीं ला सकते, मनुष्य ला सकता है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अवश्यंभावी होते हैं, अर्थात कि अपने आप ही घटित होते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, है ना, उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन याद रखिएगा परिवर्तन आवश्यक है, अवश्यंभावी है, स्वाभाविक है। हम अगर मनुष्य भी अगर परिवर्तन लाना चाहे समाज में तो लाएगा, लेकिन जरूरत के आधार पर लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं लेकर आएगा तो किसी और दिशा में उसका परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन होकर रहेगा ना। इसलिए कहा गया ना कि मानव की आवश्यकताओं के आधार पर, मानव की इच्छाओं के आधार पर, मानव की परिस्थितियों के आधार पर समाज में परिवर्तन मनुष्य ला सकता है। अगर नहीं लाएगा, क्योंकि क्यों लाता है, क्योंकि आवश्यकताएं जो देश काल परिस्थिति होती है ना, वो उसको प्रभावित करती है, मजबूर करती है परिवर्तन लाने के लिए समाज में। अगर परिवर्तन नहीं लाएगा तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अब वो किस दिशा में परिवर्तन होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्लियर है। इसलिए कहा गया है कि अवश्यंभावी एवं सामाजिक परिवर्तन जो है ये अवश्यंभावी है, अर्थात कि आवश्यक रूप से होगा, और स्वाभाविक है, इसका स्वभाव ही है परिवर्तन का। तो है ना, आज तक कोई समाज का कोई सा भी क्षेत्र, कोई सा भी पक्ष अभी तक समाज इस परिवर्तन से बच नहीं पाया है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। सिर्फ मैं इसका बिंदु समझाते आगे बढ़ रहा हूं, ये पढ़ेंगे तो भी आप आसानी से, एकदम आसान भाषा में, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है एक जटिल तथ्य। क्या है ये, एक जटिल तथ्य। ये एक जटिल तथ्य, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। ध्यान दीजिएगा, एक जटिल तथ्य है। क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है ना, ये मात्रात्मक नहीं होता कि कितना परिवर्तन होना है, कितना नहीं होना है ना। ये गुणात्मक है, गुणात्मक परिवर्तन है। और गुणात्मक परिवर्तन की माप नहीं की जा सकती, उसको आप माप नहीं सकते हो किलोवाट में या फिर मीटर में, है ना, गज में आप नाप नहीं सकते हो कि कितना परिवर्तन हुआ है ना। और जब जिसको आप नाप नहीं सकते हो, माप नहीं कर सकते हो उसकी, उसे हम एक जटिल प्रक्रिया ही कहेंगे। क्लियर। चलिए अगला बिंदु है आपका असमान और तुलनात्मक गति। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आप आदिम समाज को ले ले, अर्थात प्राचीन समाज को ले, या वर्तमान समाज को ले ले, चाहे आप पूर्वी देशों को ले या पश्चिमी देशों को ले ले, प्रत्येक समाज में जो परिवर्तन होता है एक जैसा परिवर्तन नहीं होता है। कैसा होता है, असमान परिवर्तन होता है, अर्थात तुलनात्मक होता है कि पश्चिम के देशों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, पूर्वी देशों में किस प्रकार, इसकी हम तुलना कर सकते हैं। इसीलिए इसको तुलनात्मक परिवर्तन भी कहा गया है ना। तो असमान, विभिन्न समाजों में एक जैसा परिवर्तन ना होकर के असमान परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको असमान और तुलनात्मक परिवर्तन कहा गया है। क्लियर है। तो दोस्तों अभी तक जो आपने डिस्कस किया, जो मैंने प्रारंभ में आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, उनका आंसर आपको कंप्लीट हो चुका है ना। अब एक नया प्रश्न आता है आपके सामने, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। और ये जो है आप विशेषताओं के साथ भी लगा सकते हैं ना, विशेषताओं के साथ भी लगा सकते हैं, और संभवतः लगा होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न यहां पर भी लगा हो विशेषताओं के साथ भी, कि सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेपरेट प्रश्न आ सकता है, जो मैंने अभी आपको विशेषताएं बताई है 5 बिंदु, उनका आप जो है वहां पर उल्लेख कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं कारकों की, कि क्या क्या इसके कारक हो सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या क्या, मतलब कि कारण क्या क्या होंगे। तो इसके जो मेजर फैक्ट है वो क्या होंगे, इसको लेकर भी दोस्तों मैं 5 बिंदु आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। कारक अर्थात कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे प्रमुख ये कारण है,
कौन कौन है? एक प्रकृति इसका कारण है, व्यक्ति का मनोविज्ञान कारण है, जनसंख्या इसके कारण है, प्राणी शास्त्री कारण है, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी कारक है। कैसे है? आइए एक एक करके इनको भी जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्राकृतिक कारक, तो इसको तो ज्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, प्रकृति समाज में परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारक है। प्रकृति समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक है। आपने देखा होगा ना, जब कोरोना काल आया तो समाज एकदम से कैसा परिवर्तित हो गया। कोरोना काल से पहले मास्क डॉक्टर के अलावा कोई नहीं लगाता था, वो भी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आज मास्क लगाना एक नॉर्मल स्वभाव बन गया प्रत्येक व्यक्ति का, समाज के प्रत्येक मनुष्य का। तो ये समाज में जो परिवर्तन आया, क्यों आया? प्रकृति के कारण आया। अचानक से बाढ़ आ जाती है, महामारी आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो लोग अपने बचाव के लिए या तो अपना स्थान छोड़ देते हैं या फिर अपने बचाव की कुछ व्यवस्था करते हैं। तो वहां पर भी आपको एक बड़े स्तर पर समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति आती है तो समाज के जो नियम होते हैं, जो रूढ़ियां होती है, वो वहीं धरी की धरी रह जाती है और नए नियम बन जाते हैं समाज में, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे इसका और एक प्यारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोरोना काल का ही देख सकते हैं दोस्तों, चूंकि समाज की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक समाज में विवाह संस्कार का एक कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक समाज के अपने नियम होते हैं और उन नियमों को फॉलो करना प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। लेकिन आपने कोरोना काल में देखा होगा कि समाज के जो वो नियम थे विवाह संस्कार के, वो सारे नियम समाप्त हो चुके थे, है ना। बिना किसी नियम के विवाह हो रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो समाज के नियम सबसे पहले परिवर्तित होते हैं। वो जो समाज के जो नियम परिवर्तित होते हैं, उसकी रूढ़ियां परिवर्तित होती है ना, उसी को तो हम यह सामाजिक परिवर्तन कह रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो या कहेंगे नेचुरल जो फैक्टर होते हैं, वो एक विशेष कारक होते हैं समाज में परिवर्तन लाने के। ठीक है, अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक कारक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं समाज के परिवर्तन में। कैसे निभाते? समस्त समाज में यह परिवर्तन समस्त समाज में होता है तथा सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है ना। देखिए, मानव का स्वभाव बदलता है। मानव कैसा होता है? परिवर्तनशील स्वभाव वाला होता है। जब मानव का स्वभाव बदलता है तो सिंपल सी बात है, उसके परिवार में भी बदलाव आएगा। जब परिवार में बदलाव आएगा तो समाज में बदलाव आएगा, और जब समाज में बदलाव आएगा तो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। तो मानव की जिज्ञासाएं प्रारंभ से ही बढ़ती ही गई है, कभी रुकी नहीं है। वह इसी और इन जिज्ञासाओं से प्रेरित होकर के वह मनोवैज्ञानिक तृप्ति के लिए, अपनी मानसिक तृप्ति के लिए वो नई नई वस्तुओं की खोज में लग जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं? आविष्कार होते हैं, है ना। और आविष्कार होने से समाज में परिवर्तन आता है। अभी देखिए, आज से 50 साल पहले का समय देखिए और आज का समय देखिए, कितना परिवर्तन आया समाज में। अगर कहें कि आज से 50 साल पहले इस प्रकार डिजिटल रूप से हर किसी के द्वारा पढ़ाना संभव नहीं था, लेकिन आज हर किसी के पास में डिजिटल फॉर्मेट मिल जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। और आज इसी कारण से हर कोई टीचर आज जो है ऑनलाइन आकर के आप लोगों को शिक्षा प्रदान कर पा रहा है। क्यों? ये समाज का एक बड़ा परिवर्तन तो है, ठीक है ना। अगला बिंदु लेते हैं। अगला बिंदु है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक, जी हाँ, जनसंख्या भी एक बड़े स्तर पर समाज को प्रभावित करती है और समाज में परिवर्तन लाने का एक बड़ा कारण बनती है। जनसंख्या का आधार, जनसंख्या के घनत्व और घनत्व के बढ़ने घटने से संपूर्ण समाज में परिवर्तन होता है। जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर मृत्यु दर के बढ़ने घटने से भी, जन्म दर बढ़ रही है या मृत्यु दर बढ़ रही है, इनके बढ़ने घटने से भी परिवर्तन आता है समाज में। साथ ही साथ में देशागमन में, देश छोड़कर के जो लोग जाते हैं व्यापार के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए और उसी देश में किसी बाहर के देश में शिफ्ट हो जाते हैं, या बाहर के देश के लोग इस देश में आ जाते हैं, तो इसके कारण भी समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है ना। तो जनसंख्या युद्ध द्वारा भी प्रभावित होती है। जनसंख्या जो है युद्ध के द्वारा भी प्रभावित होती है। किसी भी देश की जनसंख्या के कम होने पर उसमें जो कार्यशील होते हैं व्यक्ति होते हैं वो कम हो जाते हैं। युद्ध के कारण जो कार्यशील व्यक्ति होते हैं कम हो जाते हैं। उस देश में प्राप्त प्राकृतिक साधनों का भरपूर वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। और इस कारण से फिर से नए नए आविष्कार संभव होंगे, नए आविष्कार आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए फिर से नए हथकंडे अपनाए जाते हैं, नए नियम बनाए जाते हैं। तो ले दे करके कुल मिलाकर के समाज में परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर केंद्र में समाज ही रख रहे हैं ना,
वो समाजशास्त्र ही पढ़ रहे हैं, तो केंद्र में यहाँ पर क्या होगा, समाज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राणी शास्त्रीय कारक। ये बायोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल फैक्टर एक्चुअल में ऐसा फैक्टर है ये कि यहां पर ये कहा गया कि मानव का जिस प्रकार का स्वभाव होता है, मानव का स्वभाव जो कि उसको उत्पत्ति के साथ ही प्राप्त होता है, उसके माता पिता के जीन्स से प्राप्त होता है, तो वो स्वभाव भी समाज में परिवर्तन का विशेष कारण होता है और एग्जैक्टली होता है। अगर मान लेते हैं कि छोटे से एक समाज में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जन्म ले ले जो आतंकवादी बन जाए, तो समझिए कि वो संपूर्ण समाज दोषारोपण हो जाएगा, है ना। या फिर वही व्यक्ति आतंकवादी ना बनकर के कोई महान विद्वान बन जाए जो संपूर्ण देश का गौरव, है ना, गौरव बढ़ा दे, तो वो संपूर्ण समाज क्या होगा, गौरवान्वित हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहां पर एक व्यक्ति के स्वभाव से भी यहां पर समाज में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए कहा है प्राणी शास्त्रीय कारक। वो जैसा कि आपने लोगों ने देखा होगा, अलग अलग क्षेत्रों के प्राणी अलग अलग रंग रूप के होते हैं, अलग अलग वेशभूषा वाले होते हैं, अलग अलग गुणों वाले होते हैं, है ना। तो इस कारण से भी जो है समाज प्रभावित होता है, ये प्रमुख कारण है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक तो एग्जैक्टली है, अगर कोई समाज जो है, किसी समाज की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उसका जो परिवर्तन होगा उसमें वो सकारात्मक दृष्टि से होगा। और कोई समाज अगर आर्थिक व्यवस्था की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है उनसे भी जूझ रही है, तो उस समाज का विकास परिवर्तन जो होगा वो विकासात्मक ना होकर के वो नकारात्मक होगा, सकारात्मक ना होकर नकारात्मक परिवर्तन आएगा उसमें, है ना। तो इस आर्थिक कारकों के कारण से समाज की जो संस्थाएं होती, मतलब परिवार, उसमें भी चेंज आते हैं। परंपरा, रीति रिवाज, इनमें भी परिवर्तन आता है। क्लियर हो पा रहा है ना। कैसे परिवर्तन, तो देखिए आर्थिक कारक दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार देखिए, जब प्राचीन भारत में, आपने शायद अगर प्राचीन भारत पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वहां पर कि प्राचीन समय में, या कहें कि हमारे वैदिक समय में, समुद्री यात्रा करना एक महापाप बताया जाता था, पाप बताया जाता, पाप की श्रेणी में आता था। और कारण भी यह था कि उस समय जो है समुद्री यात्रा करने में हम लोग सक्षम नहीं थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने विकास किया, आर्थिक रूप से हमारा विकास हुआ, वैसे वैसे आज समुद्री यात्रा करना स्वाभाविक बन चुका है ना। क्यों, समाज में ही स्वाभाविक बन चुका है, अब कोई उसको पाप नहीं कहता। तो ये रीजन होते हैं बड़े बड़े रीजन कि इसके कारण समाज में परिवर्तन आता ही आता है। अगला बिंदु है इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन, जब समाज में परिवर्तन होता है बड़े स्तर पर, तो उसका परिणाम क्या होता है, तो वो चेंजेस भी देख लेते हैं, उसका परिणाम भी देख लेते हैं। तो एक तो परिणाम होता है सामाजिक मूल्यों पर, इसका प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, एग्जैक्टली पड़ता है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तन आते हैं ना, तो पुरानी पीढ़ी के जो मूल्य होते हैं, पुरानी पीढ़ी के जो मूल्य है, पुरानी पीढ़ी के जो मूल्य है वो नई पीढ़ी में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इनमें परिवर्तन होना बहुत कठिन भी होता है। जो पुराने जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं समाज के, उनमें परिवर्तन बहुत कठिन होते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन हो ही जाता है, जिसे सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, नई पीढ़ी के रूप में। इसीलिए कहा गया कि सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। अगला बिंदु है सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव। तो सामाजिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव है, तो सामाजिक परिवर्तन सबसे अधिक सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन से कभी भी विघटन हो सकता है, कभी भी उन्नति या अवनति हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन रूढ़ी और रीति रिवाजों को भी परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है ना। अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी पर प्रभाव। तो जो हमारी प्रौद्योगिकी है, देखिए समाज में होने वाले आविष्कार सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। जब समाज में परिवर्तन होते हैं तभी नए नए आविष्कार होते हैं, और इन नए नए आविष्कारों से क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्या होती है, उन्नत होती है, प्रौद्योगिकी का विकास होता है। अब यहाँ पर ये थोड़ी ना बोल रहे कि प्रभाव हम सिर्फ नकारात्मक ही देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव भी तो पड़ते हैं परिवर्तन के। आर्थिक संस्थाओं पर प्रभाव, जी हाँ, आर्थिक संस्थाओं पर भारत को ही देख लीजिए, पहले हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी और आज किस प्रकार की है ना। तो आर्थिक संस्थाओं पर भी सामाजिक परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। पुरानी संस्थाएं समाप्त तो होती है और नई और विकसित संस्थाएं जन्म लेती हैं। नई आर्थिक संस्थाओं की उत्पत्ति के साथ ही सामाजिक परिवर्तन होता है और अन्य आर्थिक संस्थाएं भी विकसित होती चली जाती है। इस प्रकार से हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा सेशन आज का, कंप्लीट समझ आया है ना। समाजशास्त्र ज्यादा डिफिकल्टी आएगी ना, मैं भरपूर समझाऊंगा, समय लेकर के समझाऊंगा वहां पर, लेकिन जो इजी कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक होने वाला आपका सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप पर, और स्वरूपों के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे सामाजिक उद्विकास पर, ठीक है ना। सामाजिक उद्विकास की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्लियर है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में। और जाऊं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, जो नए स्टूडेंट हैं
आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप निरंतर रूप से हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप दोस्तों हमें टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लोधेज क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक सभी का धन्यवाद। थैंक यू।